Good morning, everyone. And today we'll start with atomic number. ठीक है. So guys, atomic number or else just so guys, today we'll start with we will continue with atomic structure. And in atomic structure, and in atomic structure, will continue with quantum numbers. Yes. So by mistakenly, I was calling it atomic number. I don't know why. So quantum number. Now guys, in case of quantum numbers, first of all, ये quantum numbers हम लोगों ने कहाँ से लाए, ठीक है? So remember this, quantum numbers came from the solution of hydrogen atom wave uh, came from solution of hydrogen atom wave function, ठीक है? तो ये हम लोगों को हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन से मिला था और फ्रॉम श्रोडिंजर्स इक्वेशन, ठीक है? अब हम लोगों को श्रोडिंजर इक्वेशन याद रहने की जरूरत है क्या? तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोगों को श्रोडिंजर इक्वेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? सो गाइस, व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स? व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स व्हिच केम फ्रॉम क्वांटम ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है? तो हाइड्रोजन एटम को हम लोगों ने श्रोडिंजर इक्वेशन में जब पुट किया था, या फिर हाइड्रोजन एटम के जो कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है, जो उसके कोऑर्डिनेट्स थे थीटा, फाई एंड आर, जो हम लोगों को इतना डेप्थ में जाके पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, बट स्टिल वो हम लोगों ने जब हाइड्रोजन श्रोडिंजर इक्वेशन में पुट किए थे तो हम लोगों को ये क्वांटम नंबर्स मिले थे. अब ये क्वांटम नंबर्स कौन से थे? तो फर्स्ट क्वांटम नंबर वाज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है? सेकेंड क्वांटम नंबर इज अजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर. करेक्ट, स्पिन क्वांटम नंबर. अब गाइज, इन सब के रिप्रेजेंटेशन कैसे रहता है? तो अजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल रहता है एन. सॉरी, अजीमुथल बोल रहा हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल रहता है एन. अजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल रहता है एल. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल रहता है एम. एंड स्पिन क्वांटम नंबर का सिंबल रहता है एस, ठीक है? अब गाइज, हम लोग पहले इनका यूज पढ़ेंगे, ठीक है? एंड फिर मतलब यूज इन द सेंस इनका यूज कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, वो पढ़ेंगे. एंड फिर उसके बाद एक एक करके इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि इनके ऊपर अगर मैथमेटिकल क्वेश्चन आने गया तो किस टाइप का आता है एंड इनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, ठीक है? तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट डाउन अ नोट. तो नोट क्या है? तो फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर्स केम फ्रॉम, अब क्यू एन मतलब क्वांटम नंबर, ये इतना तुम लोगों को अंडरस्टैंडेबल होगा, ठीक है? फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर्स केम फ्रॉम श्रोडिंजर्स इक्वेशन, ठीक है? एंड जो लास्ट वन है वो डायरेक्टली हम लोगों ने अज्यूम किया. तो गाइज, ये अज्यूम करने का भी एक एक्चुअली रीजन था, ठीक है? इलेक्ट्रॉन जो है वो दो अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में रहता है, ठीक है? ये हम लोगों को कब पता चला था? तो ये हम लोगों को तब पता चला था जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी, ठीक है? एक एटम के अराउंड. अब ये जैसे मैं बता रहा हूँ, दैट इज नॉट अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट ठीक है, इट इज अ लिटिल बिट अंडरस्टैंडेबल कि हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अटैच की थी इलेक्ट्रॉन के अराउंड, तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन की दो डिफरेंट एनर्जीज मिली थी. तो अगर डिफरेंट एनर्जीज है
मतलब इलेक्ट्रॉन का दो डिफरेंट नेचर है, एंड इसके लिए हम लोगों ने ये स्पिन क्वांटम नंबर लिखा है, बट इट डिड नॉट केम फ्रॉम श्रोडिंजर्स इक्वेशन, ठीक है। तो इतना याद रखना, ये श्रोडिंजर इक्वेशन से आया हुआ नहीं है। ओके, सो गाइज पहले हम लोग इनको एक बेसिक फंडामेंटल लेवल पे देखेंगे, जिसमें से हम लोगों के 80% जो एमसीक्यूज है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी देखेंगे आज के लेक्चर में, जिसमें जो बाकी के 20% एमसीक्यूज है जो बहुत रेयरली आते हैं, बट अगर आ गए तो यू शुड नो इट, वो देखेंगे, वो वाला पार्ट हम लोग इधर कवर करेंगे, ठीक है। तो गाइज फर्स्ट राइट इट डाउन फास्ट, लिख दो ऐसे। ओके, लिख के हो जाए तो मुझे एक मैसेज कर देना डन करके, सो दैट बहुत लोगों का अगर मैसेज आ गया तो मैं कंटिन्यू करूंगा आगे। ओके गाइस, तो ऑलमोस्ट सबका हो गया है, आगे बढ़े क्या? शुड वी मूव अहेड? तो चलो, नाउ गाइस ओवर हियर, अजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले एक बेसिक मीनिंग इसका लिख के देने वाला हूँ। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, ठीक है, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ शेल, ठीक है, इट इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ शेल। अब गाइस ये नंबर ऑफ शेल जो है वो हम लोगों को क्या बताता है? तो इट टेल्स अस अबाउट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है वो हम लोगों को पता चलता है, राइट और रॉन्ग? गाइस न्यूक्लियस से नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ते जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाता है, ये हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, रेडियस इंक्रीजेस, ये हम लोगों ने पढ़ा है। एंड थर्ड पॉइंट, इट टेल्स अस अबाउट ऑल्सो अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, गाइस कैपिटल ई मतलब एनर्जी, ठीक है। तो ऑल्सो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग ऑर्बिटिंग इन दैट ऑर्बिट, ठीक है। अब याद रखो शेल को ही हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं। ऑर्बिट ये वर्ड किसने यूज किया था बाय द वे? ऑर्बिट ये वर्ड किसने यूज किया था सबसे पहले? तो ऑर्बिट ये वर्ड हम लोगों को बोर्स ने बताया था, सॉरी बोर्स क्या, ऑर्बिट ये वर्ड हम लोगों को रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है, दैट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने हम लोगों को ये वर्ड बताया था। ओके, तो गाइस हाँ, शेल ये वर्ड हम लोगों को बोर्स ने बताया था, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस अब ये दोनों वर्ड्स हम लोग शेल और ऑर्बिट किसके लिए यूज करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिखाने गए तो कैसे होगा? एकदम बीच में सेंटर में रहता है न्यूक्लियस, एकदम बीच में सेंटर में रहता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अराउंड रहते हैं शेल्स। गाइस हम लोगों ने इसकी रिवीजन पहले की है, ठीक है, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की रिवीजन हो गई थी, एंड सिर्फ क्वांटम नंबर्स बाकी रह गए थे, मतलब आई गेस समवन इज सिटिंग फॉर दिस फर्स्ट लेक्चर, बट 2 वीक पहले ही, 2 वीक या फिर 3 वीक पहले, लास्ट लास्ट वीक लेक्चर नहीं हुआ था ना, तो 3 वीक पहले इस चैप्टर की रिवीजन हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल खत्म किया था, बट ये वाला पार्ट हम लोगों का रिवीजन में रह गया था, इसलिए ये लेक्चर वापस हो रहा है। ओके, सो गाइस दिस इज द प्रोटॉन, एंड इसके आजू बाजू में जो हम लोग रिंग्स बनाते हैं दे आर कॉल्ड एज शेल्स, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट शेल जिसे हम लोग 1, n=1 बोलेंगे। सेकेंड शेल को हम लोग बोलेंगे n=2, थर्ड को हम लोग बोलेंगे n=3, एंड फोर्थ को हम लोग बोलेंगे n=4।
अब गाइस सिमिलरली इनको हम लोगों ने और एक नाम दिया है, कौन सा नाम दिया है? तो के शेल, एल शेल, एम शेल या फिर एन शेल। तो गाइस याद रखो, के शेल मतलब फर्स्ट शेल, एल मतलब सेकंड शेल, एम मतलब थर्ड शेल एंड एन मतलब फोर्थ शेल। ठीक है, के एल एम एन। अब गाइस यहाँ पे मैंने तुम लोगों को ऊपर ही ये देखो, ये वाला पार्ट जो है न्यूमेरिकल वाला पार्ट, वो मैं बाद में लूंगा बोला था, बट अभी अगर हम लोग फ्लो में है और हम लोगों को समझ में आ रहा है तो इट इज बेटर हम लोग यहाँ पे लिख दें, सब डेटा एक ही जगह पे आएगा। तो गाइस इट टेल्स अस अबाउट डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। तो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस कैसे बताएंगे बताओ? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रेडियस ऑफ nth शेल। अब गाइस रेडियस ऑफ nth शेल का फॉर्मूला क्या है? रेडियस ऑफ nth शेल का फॉर्मूला है 0.529 इनटू n स्क्वायर अपॉन z। गाइस ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता है या नहीं पता? ठीक है। एंड एनर्जी ऑफ nth शेल, एनर्जी ऑफ nth शेल, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है -13.6 इनटू, ये इनटू है मतलब पॉइंट था इसलिए, इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है या नहीं पता? होपफुली तुम लोगों को ये फॉर्मूला भी पता होगा। ठीक है, एंड इन दोनों का यूनिट क्या रहता है? तो गाइस इसका यूनिट रहता है एंगस्ट्रॉन्ग, इसका यूनिट रहता है एंगस्ट्रॉन्ग, एंड इसका इलेक्ट्रॉन यूनिट रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज तुम लोगों को एनर्जी ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, और हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जब रिवीजन की थी तो इसके क्वेश्चन किए भी थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी क्वेश्चन वापस नहीं करेंगे बिकॉज वी आर मोर कंसर्न अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। तो गाइस दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ आफ्टर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकंड इज अजीमुथल क्वांटम नंबर। हाँ बाय द वे, चलो और एक, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं बताओ? एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम? ये भी क्वेश्चन आ सकता है गाइस, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल। तो गाइस एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है mvr, एंड वेरी नाइस आविष्कार, सिद्धेश, ऋतुजा करेक्ट आंसर है। तो सृष्टि करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, पढ़ रहे हो तुम लोग, नील करेक्ट आंसर है। तो गाइस एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है mvr, एंड mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। ये हम लोगों ने बोर्स के सेकंड पॉस्टुलेट में देखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ये हम लोगों ने बोर्स के सेकंड पॉस्टुलेट में ही देखा था, दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई इफ इट इज नॉट रेडिएटिंग एनी एनर्जी। ठीक है, तो ये बोर्स का सेकंड पॉस्टुलेट था, अगर इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी एमिट नहीं कर रहा है, इफ इट इज नॉट रेडिएटिंग एनी एनर्जी, देन इट शुड हैव एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो गाइस ये तीनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। ठीक है, ये तीनों के तीनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड नो अबाउट देम। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आने वाला है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। ठीक है, नाउ गाइस इन केस ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस याद रखो, फर्स्ट रूल इज दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव्स, या फिर इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग, इट इज बिहेविंग एज अ एज एन एज अ वेव। ठीक है, इट इज बिहेविंग एज अ वेव। ठीक है, वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? तो ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है, एंड वाइल बिहेविंग एज अ वेव, एंड वाइल बिहेविंग एज अ वेव, बिहेविंग एज अ वेव, इट माइट possess, इट माइट possess डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज रहने वाली है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज रह सकती है, ड्यूरिंग विच, ड्यूरिंग विच ऑर्बिटल्स आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर ये इलेक्ट्रॉन के कौन से बिहेवियर की वजह से
रिप्रेजेंट होता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो इट इज ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ वेव नेचर। गाइस इट इज ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ वेव नेचर, याद रखना ये किसके वजह से रहने वाला है, तो इट इज ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ वेव नेचर। कोई शक? ठीक है, तो अगर तुम लोगों को वेव नेचर दिखा तो इट इज बिहेविंग एज अ ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल्स कैसे जनरेट होते हैं, तो गाइस इसके लिए तुम लोगों को मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था। लेट्स अज्यूम हम लोग किसी एक विलेज में, हम लोग किसी एक मस्त शांत तालाब के यहाँ पे गए, एंड तालाब के यहाँ पे जाने के बाद हम लोगों को क्या करना पसंद है, तो तालाब में पत्थर फेंकना पसंद है। ठीक है, हम लोगों ने एक पत्थर फेंका, तो पत्थर फेंकने के बाद तालाब के अंदर कैसे वेव्स जनरेट होते हैं, रिपल्स कैसे जनरेट होते हैं। ओके, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली नाउ। तो तालाब के अंदर ऐसे गोल गोल सर्कुलर रिपल्स जनरेट होते हैं, करेक्ट। तो अब गाइस ये जो वेव है, मुझे बताओ तालाब में जो वेव जनरेट होती है वो 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है? तालाब में जो वेव जनरेट हो रही है वो 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है? तो ऑब्वियसली दिस इज 2 डायमेंशनल। एंड हम लोग जैसे जैसे वेव बढ़ते जाती है, जैसे जैसे वेव बढ़ते जाती है उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है गाइस? जैसे जैसे वेव बढ़ते जाती है उसकी साइज बढ़ते जाती है, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है या कम होती जाती है? तो वेव की इंटेंसिटी कम होते जाती है। ये तुम लोगों ने देखा है ना, वो वेव धीरे धीरे गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, नाउ गाइस ये हो गया हम लोगों का एक 2 डायमेंशनल वेव, ये हम लोगों की एक 2 डायमेंशनल वेव है। अब गाइस इस सर्कल को, इस सर्कुलर वेव को तुम लोग 3D में इमेजिन करो। सी ये यहाँ पे मैं 3D तुम लोगों को ड्रॉ करके बता नहीं पाऊंगा, या फिर मैं अगर रियल लाइफ में तुम लोगों के सामने रहूंगा फिर भी मैं शायद से तुम लोगों को ये विजुअलाइज नहीं करा पाऊँ, ये तुम लोगों को खुद से सोचना है। तो मुझे बताओ जब हम लोग एक सर्कल को 3D में इमेजिन करते हैं तो हम लोगों को कैसे दिखता है? सर्कल को हम लोग एक थ्री डायमेंशन में अगर विजुअलाइज करेंगे तो इट विल लुक लाइक अ, कैसे दिखेगा? तो ऑब्वियसली गाइस इट विल लुक लाइक अ स्फीयर, ये स्फीयर जैसा दिखेगा। तो ये हम लोगों की फर्स्ट वेव है। एंड मैंने 3D में इमेजिन करने क्यों बोला, बिकॉज हम लोगों का जो एटम रहते हैं, एटम्स, वो फ्लैट रहते हैं क्या? नहीं, दे आर 3 डायमेंशनल। तो गाइस एटम का इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे सर्कुलर पैटर्न में ही घूमेगा, ऐसे गोल 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 ऐसे सर्कल में घूम रहा है ऐसे कंपलसरी क्या? नो, इट कैन रोटेट अराउंड एनी एक्सिस। वो ऐसे भी घूम सकता है, वो ऐसे भी घूम सकता है, या फिर वो ऐसे भी घूम सकता है। आर यू गेटिंग इट? वो किसी भी एक्सिस पे घूम सकता है, एंड हेंस इट इज 3 डायमेंशनल। एंड ये हम लोगों का फर्स्ट ऑर्बिटल हो जाता है विच इज एस ऑर्बिटल, विच इज एस ऑर्बिटल। अब गाइस इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पे एक तालाब के अंदर रस्सी ऐड कर दी, मैंने तालाब के अंदर एक रोप अटैच कर दी है। ठीक है, दिस इज माई रोप। ठीक है, एंड मैंने जो स्टोन, मैंने जो पेबल लेके उसके अंदर थ्रो किया, वो परफेक्टली इस रोप के सेंटर में गिर गया, वो परफेक्टली इधर किधर गिर गया। अब गाइस मुझे बताओ स्टोन जैसे ही इसके ऊपर गिरेगा, अब वेव्स कैसे जनरेट होंगी? अब वेव्स कैसे जनरेट होगी मुझे बताओ? वेव्स अभी वापस ऐसे आएंगी क्या? अभी वापस वेव्स जो दिखेंगी वो ऐसे दिखेंगी क्या? व्हाट डू यू थिंक? अभी जो वेव्स आएंगी वो ऐसे दिखेंगे क्या? यस और नो, जस्ट मैसेज मी यस और नो। तो ऑब्वियसली गाइस अभी जो वेव्स दिखेंगी वो ऐसी नहीं दिखेंगी। तो अभी जो वेव्स दिखेंगी वो कैसे दिखेंगी? अभी वाली वेव्स ऐसे कुछ दिखेंगी, देखो। एक वेव ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, एक वेव ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, एक वेव ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। बिकॉज रस्सी जो है उसके ऊपर से तो वेव पास नहीं हो पाएगी। ठीक है, एंड एक वेव ऐसे नीचे की तरफ से जा रही है। कोई शक? तो ये जो है, ये हम लोगों का कौन सा ऑर्बिटल बोलते हैं हम लोग इसे? दिस इज कॉल्ड एस पी ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड एस पी ऑर्बिटल। कैसे हम लोगों को समझ में आ रहा है ऑर्बिटल जो है वो वेव नेचर की वजह से क्यों रहता है? मुझे सिर्फ तुम लोगों को एक्सप्लेन करके देना है कि ऑर्बिटल वेव नेचर की वजह से क्यों रहता है। तो दिस इज आर पी ऑर्बिटल। एंड नाउ सिमिलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डी ऑर्बिटल, तो अभी मैं क्या करूंगा? नाउ आई हैव टू ropes perpendicular to each other like this। ठीक है, एंड अगेन मैंने जो पेबल थ्रो किया है वो एग्जैक्टली सेंटर में आने वाला है, एंड वो एग्जैक्टली सेंटर में गिरने के बाद नाउ आई विल गेट वेव्स लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज माई डी ऑर्बिटल, दिस इज माई डी ऑर्बिटल। ये इधर, आई होप तुम लोगों को
ऑर्बिटल वेव नेचर की वजह से क्यों एग्जिस्ट होता है, वो फीलिंग आ रही है थोड़ी सी। ठीक है, अभी मैं डायग्राम्स थोड़े से ये कर रहा हूँ रफ, बट स्टिल ठीक है। एंड गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट एफ ऑर्बिटल, तो उसमें कैसे होगा, एक्स वाई जी, ठीक है, तीनों की तीनों एक्सिस पे हम लोगों को ऑर्बिटल्स दिखेंगे, एक्स वाई और जी, तीनों एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल्स आएंगे। तो ये ऐसे कुछ दिखेगा, एंड ये ऐसे कुछ अगर दिख रहा है तो हम लोगों को यहाँ पे टोटल कितने रोजेट रोजेट लाइक शेप दिखेगा, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों को टोटल कितने लोब्स दिखेंगे, यहाँ पे हम लोगों को टोटल बहुत सारे मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग लोब्स दिखते हैं, जो ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट है। टोटल कितने होंगे देखो, एक रस्सी ऐड करने के बाद दो लोब्स बने थे, दो ऐड करने के बाद चार बने थे, तो अभी तीन है, तो हम लोगों को टोटल आठ, करेक्ट बोल रहे हो, आठ लोब्स दिखेंगे गाइज। यहाँ पे टोटल आठ आते हैं, एक ऐसे पीछे की तरफ देखो, चार लोब्स जो रहते हैं वो ऐसे पीछे की तरफ रहता है, एक, भी ये ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट है ऑब्वियसली, चार जो है वैसे थोड़े से पीछे की तरफ रहता है, तुम लोगों को फीलिंग आ रही है वो ऐसे पेज के पीछे है, वैसे थोड़े से पीछे है, ठीक है। एंड आठ जो रहने वाले वैसे आगे की तरफ रहने वाले, चार जो रहे दूसरे वाले वैसे आगे की तरफ रहने वाले। देखो मेरी तरफ से मैंने थोड़ा सा ट्राई किया ड्रॉ करना, बट ऑब्वियसली होगा नहीं, ठीक है। चार जो है मतलब ऐसे अगर हम लोग देखेंगे, चार जो ऐसे पीछे की तरफ है, चार जो है वैसे आगे की तरफ है, ठीक है। तो ये एफ ऑर्बिटल रहता है जो ड्रॉ करना ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, ठीक है, थ्री डायमेंशनल फिगर हम लोग टू डी में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल। तो दिस इज डी ऑर्बिटल एंड दिस इज एफ ऑर्बिटल, ठीक है। अब गाइस ये होता है हम लोगों का अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोगों ने जैसे नंबर दिए थे, वैसे हम लोग अजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए भी नंबर लिखते हैं, ठीक है। अजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए नंबर क्या आएंगे, तो एस ऑर्बिटल के लिए हम लोग नंबर लिखते हैं 0, पी के लिए हम लोग नंबर लिखते हैं 1, डी के लिए हम लोग नंबर लिखते हैं 2, एंड एफ के लिए हम लोग नंबर लिखते हैं 3, ठीक है। अब ये नंबर्स हम लोग क्यों असाइन कर रहे हैं, सो दैट हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर है वो लिखने में इजी गिरे, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, कौन से ऑर्बिट के अंदर है, वो सब रिप्रेजेंट करने में हम लोगों को थोड़ा इजी गिरे, इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। नाउ गाइस यू रिमेंबर दिस, इफ मुझे बताओ मेरे पास एक फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल रहेंगे, मुझे बताओ फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल रहेंगे। तो एन की वैल्यू हमेशा 1 2 3 डॉट 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 एंड इट कैन गो टिल इन्फिनिटी, ऐसे रहती है, ठीक है। फर्स्ट शेल के अंदर गाइस एक ही ऑर्बिट रहने वाला है, ठीक है, ऑर्बिटल रहने वाले हैं। तो गाइस और एल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, और ये n-1 तक जाती है, कहाँ तक जाती है, n-1 तक। मतलब गाइस अगर n की वैल्यू हम लोगों की 1 है, एन की वैल्यू अगर हम लोगों की 1 है, तो फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल रहेगा, एंड एक ही ऑर्बिटल मतलब वो कौन सा रहेगा, वो सिर्फ एस ऑर्बिटल रहेगा। फर्स्ट शेल में सिर्फ एस ऑर्बिटल रहेगा, क्योंकि फर्स्ट है ना, छोटा सा शेल है, तो छोटे से शेल में एक छोटू सा एस ऑर्बिटल रहेगा, एंड उसकी एल की वैल्यू कितनी रहेगी, तो उसकी एल की वैल्यू रहेगी 0, एस ऑर्बिटल, सिर्फ एस ऑर्बिटल, ठीक है। अब गाइस सेकेंड शेल अगर हम लोगों के पास आया, तो सेकेंड शेल के अंदर दो ऑर्बिटल रहते हैं, सेकेंड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर दो ऑर्बिटल फिट हो सकते हैं, एंड कौन से वो हो जाएंगे, वो एस और पी रहेंगे। वो कौन से रहेंगे, वो एस और पी रहेंगे, मतलब 0 और 1, एक एस ऑर्बिटल दूसरा पी ऑर्बिटल, आर यू गेटिंग इट, ये समझ में आ रहा है, एक एस और एक पी, ठीक है। अगर गाइस हम लोगों के पास थर्ड ऑर्बिट रहेगा, थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल, थर्ड में 3 ऑर्बिटल, तो एस पी डी, गाइस एस पी और डी, थर्ड की साइज और बड़ी, तो उसके अंदर एस ऑर्बिटल भी है, पी भी है और डी भी है। तो गाइस यहाँ पे ये याद रखने वाली चीज है जो हम लोगों को याद रखनी है, तो यहाँ पे 0 1 2 कौन से ऑर्बिटल आने वाले, एस पी डी। अगर हम लोगों के पास फोर्थ ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो फोर्थ ऑर्बिट में कौन से ऑर्बिटल फिट होंगे, तो फोर्थ ऑर्बिट में हम लोगों के पास 0 1 2 एंड 3 एस पी डी एफ, ठीक है, ये सारे के सारे फिट होंगे, कोई शक, ठीक है। अब गाइस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ ऑर्बिट, ठीक है। ये हम लोगों का रह गया था यहाँ पे, ये एक छोटा सा लिख दोगे जरा, मैं यहाँ पे ये लिखा के देना भूल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
ऑर्बिट, ठीक है। उसके लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या रहता है, इन ऑर्बिट, उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है 2n²। ये तुम लोगों को पता होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट का फॉर्मूला रहता है 2n², ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, 2n², लिख दो ये, राइट इट डाउन। ओके, तो गाइस आगे बढ़े। ओके, तो गाइस अब मुझे बताओ एस ऑर्बिटल में कितने, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, उसके लिए हम लोगों के पास पता है एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आप ही बता दो, चलो जल्दी जल्दी। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं, वेरी नाइस। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन फिट हो सकता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं वो हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं। डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं। एंड एफ ऑर्बिटल में कितने होते हैं, एफ ऑर्बिटल में कितने होते हैं, तो एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं। ये तुम लोगों को पता है, ये तुम लोगों को पता है। ओके, अब गाइज अगर मैं पूछूं, देखो ये हम लोग बाद में लिखना, ये अभी लिखना मत है, ये बाय द वे अभी लिखना मत। अगर मैं तुम लोगों को पूछूं एक पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिट होते हैं, एक पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिट होते हैं, एक सिंगल पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिट होते हैं। अदिति करेक्ट आंसर है, नील सिद्धेश करेक्ट आंसर है। तो गाइज एक पी ऑर्बिटल में याद रखना, एक हर एक ऑर्बिटल में, एक सिंगल ऑर्बिटल में अगर हम लोग देखने जाए तो हमेशा सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फिट होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फिट होते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स फिट इन अ सिंगल ऑर्बिटल। हमेशा याद रखना, एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन फिट होता है, ठीक है। तो हम लोग, तुम लोग भी सोच रहे होगे कि यार अपने को तो पढ़ा है कि पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14 फिट होता है, ठीक है। तो ये कब होता है, तो गाइस याद रखना सिंगल ऑर्बिटल के अंदर हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन फिट होता है। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो नंबर लिख देते हैं, थर्ड, नहीं थर्ड नहीं, सी लिखा था ना हम लोगों ने, सी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज एम। हाँ, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला रहता है जो लिखा के देना रह गया। तो गाइस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वही मैं सोचू, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला क्या रहता है बताओ, एंगुलर मोमेंटम, बताओ इसका फॉर्मूला क्या रहता है। इसके ऊपर सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन आया था और उस टाइम पे ये फॉर्मूला तुम लोगों को एक्चुअली दिया था। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, तो गाइस फॉर्मूला फॉर दिस इज अंडर रूट ऑफ एल, एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। फॉर्मूला फॉर दिस इज अंडर रूट ऑफ एल, एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। अगर तुम लोग देखोगे ये एच अपॉन 2 पाई हर एक जगह पे रहने ही वाला है, ये एच अपॉन 2 पाई जो है वो हर एक जगह पे रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये फॉर्मूला था एन एच अपॉन 2 पाई, एंड यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया एल अंडर रूट ऑफ एल, एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो गाइज ये एच अपॉन 2 पाई बहुत सारे फॉर्मूलाज में यूज होता है और क्वांटम केमिस्ट्री में ये बार बार आता है या फिर क्वांटम फिजिक्स में ये बार बार आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, समटाइम्स, समटाइम्स this h upon 2 pi is represented as, एक्चुअली समटाइम्स नहीं, ये ऑलवेज होता है, बट हमारे सिलेबस में ये बहुत कम होता है, इसलिए समटाइम्स इट इज रिप्रेजेंटेड एज एच क्रॉस। करेक्ट बोल रहे हो अथर्वा, इट इज रिप्रेजेंटेड एज एच क्रॉस। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एच क्रॉस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल, एल प्लस वन इंटू एच क्रॉस, ठीक है। तो वैसे ही ये ऊपर वाला फॉर्मूला ये भी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन एच क्रॉस, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, कुछ एडवांस बुक में ये पूछ सकते हैं, ठीक है। बट यूजुअली हमारे सिलेबस में ये हमेशा एच अपॉन 2 पाई ही रहता है, ठीक है। तो आगे बढ़े।
ओके नाउ गाइस नेक्स्ट, इसके बाद अजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद वी आर स्टार्टिंग विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी कुछ उल्टा सुल्टा बोल रहा हूँ मैं आज। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। एंड ये हम लोगों को क्या बताता है? तो गाइस इट टेल्स अस अबाउट orientation of orbitals, orientation of orbitals in different direction, in different direction. Now guys, it is represented by small m, and it starts from m starts from minus l, it goes to 0, and then again it goes to plus l, ठीक है। अब तुम लोगों को ये पहले से अच्छे से प्रैक्टिस होगी। अब गाइस मुझे बताओ सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा रहता है? वी आर स्टार्टिंग विद ईच ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल रहता है। अब मुझे बताओ एस ऑर्बिटल ये स्पेरिकल है, तो स्पीयर गाइस तुम लोग कौन से भी डायरेक्शन में देखो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? एस ऑर्बिटल ये स्पीयर है, तो तुम लोग स्पीयर को कौन से भी डायरेक्शन में देखो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस ये स्पीयर है जिसका ऑर्बिटल नेचर रहता ही नहीं है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, एस ऑर्बिटल इज द ओनली ऑर्बिटल विच इज नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। अगर ये नॉन डायरेक्शनल रहने वाला है तो इसके अंदर अलग अलग टाइप आने ही नहीं वाले। अगर इसके अंदर अलग अलग टाइप नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए एम की वैल्यू देखो, इसके लिए एम की वैल्यू क्या रहने वाली है? इसके लिए एम की वैल्यू रहने वाली है सिर्फ एल, सिर्फ एल मतलब क्या? जीरो, परफेक्ट। इसके लिए एम की वैल्यू रहती है जीरो, क्लियर। देखो इसमें डायरेक्शनल नेचर रहता ही नहीं है, तो इसमें अलग अलग ऑर्बिटल्स आने के चांसेस ही नहीं है। तो इसके लिए एम की वैल्यू सिर्फ रहती है माइनस एल प्लस एल, जीरो, तो सिर्फ जीरो, क्योंकि इसकी एल की वैल्यू भी जीरो है, तो माइनस जीरो, जीरो और प्लस जीरो, ऐसा कुछ रहता ही नहीं है। अब गाइस सेकंड अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग सेकंड देखें तो पी ऑर्बिटल। अब गाइस पी ऑर्बिटल, लेट्स अज्यूम माय पेन इज पी ऑर्बिटल, दिस इज पी ऑर्बिटल। अब गाइस ये पी ऑर्बिटल ऐसे सोया हुआ रह सकता है, ऐसे स्ट्रेट रह सकता है, या फिर ये ऐसे आगे और पीछे ऐसे बाहर आने वाले भी रह सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? पी ऑर्बिटल अलग अलग डायरेक्शन में हम लोगों को अलग अलग शेप दिखेगा थोड़ा बहुत। तो अगर पी ऑर्बिटल ऐसे सोया हुआ है, अगर पी ऑर्बिटल ऐसे सोया हुआ है तो इसका शेप कुछ अलग दिखेगा। लेट्स अज्यूम दिस इज एक्स एक्सिस, अज्यूम क्या मतलब ये एक्स एक्सिस हम लोग बोलते हैं, तो दिस इज एक्स एक्सिस, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे पी एक्स, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पी एक्स। अब गाइस अगर पी एक्सिस ऐसे स्ट्रेट है, सीधा, ठीक है, तो अब ये इसका डायरेक्शनल नेचर चेंज हो गया, पहले ये सोया हुआ था, अब ये सीधा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे पी जेड। लेट्स अज्यूम दिस इज पी जेड। अगेन गाइस याद रखो केमिस्ट्री में हम लोग इस स्ट्रेट एक्सिस को जेड एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज पी जेड। एंड गाइस सिमिलरली ये ऐसे आगे पीछे जाने वाला भी रह सकता है। ये समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा है, ये दिस इज लाइक दिस, ठीक है, थोड़ा सा आगे आ रहे हैं थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा सा टिल्ट करके देख रहे हैं सो दैट हम लोग 2D में बना पाए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे कैसे होगा? ये थोड़ा सा आगे आ रहा है एंड थोड़ा सा पीछे जा रहा है, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस। तो लेट्स अज्यूम दिस इज पी वाई, ठीक है। तो ये तुम लोगों को हमेशा याद रखने की जरूरत नहीं है कि एक्स एक्सिस हमेशा सोया रहता है, ये सीधा रहता है, ये वाई एक्सिस ऐसे रहता है, कुछ जरूरत नहीं है, बट स्टिल अब यहाँ पे गाइस तीन अलग अलग ऑर्बिटल्स आ गए, तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज माइनस वन। देखो ये जो हो गया, यहाँ पे एम की वैल्यूज क्या आएंगी? तो यहाँ पे एम की वैल्यूज ऐसे आ सकती है, एम इज इक्वल्स टू, एक हो गया माइनस वन, दूसरा हो गया जीरो, एंड तीसरा हो गया प्लस वन। देखो पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू वन थी, पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू वन थी, तो गाइस माइनस वन माइनस एल, देन माइनस वन के बाद जीरो आता है एंड उसके बाद प्लस वन आ गया। गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ रही है? हाँ, पी एक्स पी वाई पी जेड मतलब पी ऑर्बिटल इन एक्स एक्सिस, पी ऑर्बिटल ऑन जेड एक्सिस एंड पी ऑर्बिटल ऑन वाई एक्सिस, ऐसे होता है, ठीक है। हाँ गाइस एक क्वेश्चन आता है, टेकिंग पी जेड एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मतलब क्या? तो टेकिंग जेड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये जो है वो हम लोगों का मेन एक्सिस है, मैंने इसलिए बताया कि ये ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे बनता है? एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग का है, चलो कर लेते हैं, चलो चलो कर लेते हैं। अब
टेकिंग pz एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब क्या? तो गाइस pz तुम लोग कौन सा भी एक्सिस कैसे भी ले सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट टेकिंग pz एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन करा ही देता हूँ, चलो क्वेश्चन ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, बट स्टिल लेट्स टेक इट। टेकिंग pz as internuclear axis, as internuclear axis, find which overlap is possible, which forms which one will form sigma bond और पाई बॉन्ड, ठीक है? कौन सा ओवरलैप पॉसिबल है और कौन सा ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और कौन सा ओवरलैप पाई बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल लेके देने वाला हूँ, ठीक है? pz, सेकंड py, थर्ड spx, फोर्थ वन px, py। एक काम करते हैं, पहले px, py लेते हैं, px, py एंड फोर्थ वन px, spx। ओके, तो गाइस इनको तुम लोगों को कैसे विजुअलाइज करना है? प्रिंसिपल एक्सिस तुम लोगों के ऊपर रहता है, जो लेना है वो लो, ठीक है? हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस जो लेना है वो ले सकते हो। हम लोगों को हॉरिजॉन्टल की ज्यादा आदत है तो हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं, ठीक है? एंड उसके बाद ऐसे दो अलग अलग, देखो गाइस, और ओवरलैप जब होता है तो ओवरलैप दो डिफरेंट आइटम्स के बीच में होता है, तो हम लोगों को दो ऐसे एक्सिस बनाने पड़ते हैं, एंड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मतलब क्या? तो जहां पे न्यूक्लियस लाई कर रहा है, दो न्यूक्लियस के बीच में जो कॉमन एक्सिस रहता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो गाइस अभी तुम लोगों का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया ये, तो लेट्स अज्यूम दिस इज जेड एक्सिस। तुम लोगों को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का मीनिंग समझ में आया क्या? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मतलब द एक्सिस विच इज कॉमन बिटवीन टू न्यूक्लियस। यहाँ पे दो एटम्स के न्यूक्लियस सेंटर में है, एंड ये दोनों के दोनों जिस एक्सिस के ऊपर है उसे हम लोग बोलेंगे जेड एक्सिस। आर यू गेटिंग इट? अब गाइस ये जेड एक्सिस हो गया, तो लेट्स अज्यूम दिस इज वाई एक्सिस, ये इसको हम लोग वाई पकड़ लेते हैं, तो ये भी ऊपर वाला वाई हो गया, एंड फिर ये दोनों एक्स हो गए। देखो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लो। अब गाइस ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन आता है, ठीक है? अब कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है एंड कौन सा बॉन्ड सिग्मा होगा और कौन सा बॉन्ड पाई होगा? अब गाइस पी जेड मुझे बताओ, पी ऑर्बिटल ये हमेशा जेड एक्सिस के ऊपर आने वाला, तो ये ऐसे होगा, एक एटम का पी जेड ऐसे दिखेगा एंड दूसरे एटम का पी जेड ऐसे दिखेगा। अब गाइस मुझे बताओ इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है या नहीं है? ये दोनों ओवरलैप होंगे एंड ओवरलैप हो सकते हैं, एंड उसके साथ साथ इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। वेरी नाइस गाइस, आर यू गेटिंग इट? इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है कि पीजेड के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन सकता है? पक्का? आगे बढ़े। ओके, तो गाइस पीजेड के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो ये हम लोगों को पता चल गया कि दिस विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब गाइस सेकंड इज पी वाई एंड सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है, इट इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है? नाउ गाइस नेक्स्ट पी वाई। नाउ यू टेल मी पी वाई, ये पी वाई मतलब एक एटम का पी वाई ऐसे आएगा एंड दूसरे एटम का पी वाई ऐसे आएगा। अब मुझे बताओ गाइस, ऐसे ओवरलैपिंग जब होती है तो ये कौन सा बॉन्ड है? ऐसे ओवरलैपिंग जब होती है तो ये कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। वेरी नाइस, यू नो इट वेरी वेल। तो गाइस दिस इज पाई बॉन्ड, इज इट क्लियर? एंड नाउ गाइस पी एक्स पी वाई एक एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के ऊपर है एंड दूसरा ऑर्बिटल वाई एक्सिस के ऊपर है। इज इट पॉसिबल? इनके बीच में कभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा क्या गाइस? इनके बीच में कभी ओवरलैप होगा क्या? इनके बीच में ओवरलैप होगा ही नहीं, होने ही नहीं वाले, बराबर ना? तो गाइस ओवर हियर व्हाट आई विल से, नो ओवरलैप, नो ओवरलैप। इज इट क्लियर? एंड गाइस एस ऑर्बिटल एंड पी एक्स ऑर्बिटल, अब एस ऑर्बिटल मतलब स्पेरिकल रहता है, वो ऐसे गोल रहने वाला है,
एंड पी एक्स मतलब ये ऐसा रहने वाला है। अब मुझे बताओ इनके बीच में ओवरलैप होने वाला है क्या? इज इट पॉसिबल? ये एस ऑर्बिटल ऐसा और ये पी एक्स ऑर्बिटल ऐसे आ रहा है, इनके बीच में ओवरलैप होगा क्या? देयर इज नो ओवरलैप पॉसिबल गाइस। तो इवन ओवर हियर नो ओवरलैप। तो एस ऑर्बिटल के साथ कौन ओवरलैप कर पाता? एस ऑर्बिटल के साथ कौन ओवरलैप कर पाता? देखो ये एस ऑर्बिटल ऐसे आ रहा है, तो इसके साथ ओवरलैप कौन कर पाता? पी जेड। वेरी नाइस। किसने आंसर दिया? नील ने आंसर दिया। करेक्ट आंसर है नील। पी जेड ऐसे सामने से ये ऐसे आ रहा है, तो ये ऐसे अगर आता ना तो ओवरलैप हो पाता। ठीक है, सिद्धेश करेक्ट आंसर था। देवांश करेक्ट आंसर था। वेरी नाइस। तो कैन यू शो पी वाई अगेन? अरे पी वाई मतलब देखो पी वाई, ये वाई एक्सिस गाइस याद रखो। नाम एक्सिस के तुम लोग कैसे भी दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो तुम लोग समझोगे कि वाई एक्सिस हमेशा ऊपर ही आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। देखो ये हम लोगों ने वाई एक्सिस अभी ऊपर लिखा था, अब ये ऐसे ओवरलैप होने वाला, मतलब इनके बीच में ऐसा ओवरलैप पॉसिबल है, ऐसा वाला। ये ऐसा वाला ओवरलैप क्या रहता है? पाई बॉन्ड रहता है, पता होगा तुम लोगों को। अब उसी बदले अगर समझो किसी एक स्टूडेंट ने, कोई स्टूडेंट ने ऐसा नंबर दिया रहता, भरोसा नहीं, हो सकता है ना यार कि वाई एक्सिस ये ऊपर वाला नहीं है, ये ऊपर वाला जो है वो वाई एक्सिस नहीं है, और नीचे वाला जो है वो वाई एक्सिस है। ऐसा भी हो सकता है कि someone might have given name as x and y, ये ऊपर वाला x और नीचे वाला y। अब क्या करते हैं? तो गाइस y एक्सिस जहां पे वहां पे ऑर्बिटल बनाओ यार। ये y एक्सिस का ऑर्बिटल यहाँ पे ऐसे है ना, तो ऐसे बनाओ, डजंट मैटर। अब मुझे बताओ ये दोनों ऐसे सामने सामने आ गए, इधर ओवरलैप होगा कि नहीं होगा? आर यू गेटिंग इट? सिर्फ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कॉमन एक्सिस रहना चाहिए। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो कॉमन एक्सिस रहना चाहिए, जिसमें तुम लोगों को दो डिफरेंट लाइंस बनाने की जरूरत नहीं पड़े, एंड उसके बाद तुम लोग कुछ भी करो तुम लोगों को आंसर करेक्ट ही आने वाला है। ये टाइप का क्वेश्चन समझ में आया? मतलब ये टाइप का क्वेश्चन बहुत लोगों ने फर्स्ट टाइम ही देखा होगा। ठीक है गाइस, तुम लोग ऐसे मत करो कि ये पहले कभी तुम लोगों को पढ़ा के हुआ नहीं इसलिए तुम लोग छोड़ दो। इजी टॉपिक है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, राइट इट डाउन फास्ट। ओके, सो आगे बढ़े। तुम लोगों को इसकी आइडिया आ गई होगी। नाउ गाइस, हम लोगों ने अभी डी ऑर्बिटल देखा, अब डी ऑर्बिटल के बाद हम लोग देखने वाले हैं, सॉरी डी ऑर्बिटल नहीं, पी ऑर्बिटल देखा। अब पी ऑर्बिटल के बाद हम लोग देखने वाले डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल जो है वो तुम लोगों को पहले से पता है, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा तो चलेगा ना। डी ऑर्बिटल गाइस, डी ऑर्बिटल के केस में हम लोगों को दो चीजें स्टडी करनी रहती है। ठीक है, दो टाइप के ऑर्बिटल हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करने रहता है। एक रहता है इन बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल, इन बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल, एंड इन बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स में हम लोग स्टडी करते हैं डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। ठीक है, ये इन बिटवीन द एक्सिस आते हैं। एंड सेकंड हम लोग स्टडी करते हैं ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल, ऑन द एक्सिस। एंड ऑन द एक्सिस के ऊपर आते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस देखो, पहले हम लोग इन बिटवीन द एक्सिस वाले देखने वाले हैं। ठीक है, इन बिटवीन द एक्सिस, इसमें पहले हम लोग स्टडी करने वाले एक्स वाई। ठीक है, तो गाइस अब देखो, एक्सिस बनाना तुम लोगों के ऊपर रहता है, रिमेंबर दिस। तुम लोग कौन सा भी एक्सिस कैसे भी बना सकते हो, क्वेश्चन के हिसाब से तुम लोगों को जाना है सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चन में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो दिया रहेगा उसको याद रख के फिर तुम लोगों को एग्जाम में सॉल्व करना रहता है। तो लेट्स अज्यूम दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, कुछ फर्क नहीं पड़ता कैसे भी बनाओ। बट अगर ये एक्स और वाई है तो थ्रू आउट दैट क्वेश्चन अभी मैं पूरे टाइम ये ऊपर वाला एक्स और नीचे वाला वाई ऐसे ही कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस अगर हो गया तो इन बिटवीन द एक्सिस कैसे होने वाला है? तो ये इन बिटवीन द एक्सिस रहता है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, अब गाइस एक्स वाई के बाद एक्स जेड। गाइस अभी देखो, मैंने तुम लोगों को क्या बोला, तुम लोग कैसे भी सिलेक्ट करो, बट एक बार सिलेक्ट कर लिया तो थ्रू आउट दैट क्वेश्चन या फिर थ्रू आउट दैट थियोरी तुम लोगों को वो एक्सिस वैसे ही मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये जो है वो जेड एक्सिस हो गया, बाहर आने वाला जो है वो जेड एक्सिस हो गया। आर यू गेटिंग इट? अभी ऐसे कुछ दिखेगा? कोई शक?
ठीक है। लाइकवाइज देखो ये x है और ये z है। लाइकवाइज अगर तुम लोगों को वाई जेड बनाना है तो एक बार अगर तुम लोगों ने वाई एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल लाइन बता दी तो यही हम लोगों को पकड़ के चलनी है, ये वाई एक्सिस अभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई जेड एक्सिस। गेटिंग इट? तो एक y और ये एक z। एंड अब यहाँ पे ऑर्बिटल कैसे दिखेंगे? तो यहाँ पे ऑर्बिटल एकदम सिंपल है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? नाउ गाइस ये y और z के बीच का हो गया। अब ये इन बिटवीन द एक्सिस है, तो इन बिटवीन द एक्सिस के बाद सेकंड आता है ऑन द एक्सिस। अब ऑन द एक्सिस वाला कैसे आएगा? ऑन द एक्सिस में एक है, हाँ बाय द वे इनके नाम लिखना रहेगा ना, तो डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। अब ऑन द एक्सिस में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर आता है। ठीक है, तो ये एक्स था ये वाई था, तो हम लोग एक्स और वाई को वैसे ही कॉमन रखेंगे। एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स एक्सिस के ऊपर एंड वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यप। लाइकवाइज गाइस देखो ये एक्स और वाई के ऊपर था, तो डी जेड स्क्वायर कैसे आता है? तो गाइस डी जेड स्क्वायर ये जेड एक्सिस के ऊपर आता है। ठीक है, ये जेड एक्सिस के ऊपर आता है। एंड इसमें इस ऑर्बिटल के अराउंड एक ऐसे छोटी सी रिंग रहती है, इस ऑर्बिटल के अराउंड एक छोटी सी ऐसे रिंग रहती है। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये शेप्स एंड ऑल तो तुम लोगों को पहले से पता ही होंगे। ठीक है, सो गाइस अब डी ऑर्बिटल के लिए हम लोग एम की वैल्यूज क्या क्या लिखते हैं? तो एम और एम की वैल्यूज फॉर डी ऑर्बिटल। अब एम कहाँ से स्टार्ट होता है? माइनस एल से। अब माइनस एल, तो डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू थी -2, तो -2 से ये स्टार्ट होगा, -2, -1, 0, +1 एंड +2। गेटिंग इट और नॉट? ठीक है गाइस, तो गाइस अब फाइनली हम लोग लिखते हैं जरा, चलो। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एन की वैल्यू। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एन की वैल्यू। अब एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी जो कुछ रहेंगी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन, ठीक है, उसका फॉर्मूला रहता है 2n²। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे एल की वैल्यू, और एल की वैल्यू क्या रहती है? 0 1 2 डॉट 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 n-1, ये n-1 तक जाती है। एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे उसके लिए एम एल की वैल्यू। अब एम एल मतलब क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड एम एल की वैल्यू क्या रहती है? 0 -l से लेके 0 तक, एंड उधर से लेके +l तक। ठीक है, तो ये सब हम लोग अभी फिलअप करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो गाइज एन की वैल्यू सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज 1 अगर होगा, फर्स्ट ऑर्बिट अगर होगा, तो 2n², तो 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिट होता है। अब यहाँ पे एल की वैल्यू क्या होगी गाइज? यहाँ पे एल की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ रहेगी 0। 0 मतलब कौन सा ऑर्बिटल? तो 0 मतलब एस ऑर्बिटल। अब गाइज यहाँ पे m0, m0 हम लोग कैसे लिखेंगे? m0 मतलब सिर्फ एक बॉक्स बना देगा गाइज हम लोग। अभी एक बॉक्स क्यों? बिकॉज सो दैट हम लोगों को वो ऑर्बिटल का शेप बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, एक बॉक्स स्टैंड फॉर वन ऑर्बिटल, सिंगल ऑर्बिटल। एंड इसकी वैल्यू क्या रहने वाली? इसकी वैल्यू रहने वाली 0। आर यू गेटिंग इट? अब एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं? तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं। कोई शक? ओके, सो गाइस नेक्स्ट, अब अगर हम लोग n की वैल्यू 2 मतलब सेकेंड शेल की बात करें,
तो 2 इंटू 2n का स्क्वायर, मतलब 2n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। सेकेंड शेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिट होते हैं। अब यहाँ पे एल की वैल्यू 0 अगर होगी तो एस ऑर्बिटल, अगर एल की वैल्यू 1 होगी, देखो ये एल एन माइनस वन तक जाता है। एन माइनस वन मतलब क्या, तो 2 माइनस वन, ये एन की वैल्यू 2 थी ना, तो 2 माइनस वन, 2 माइनस वन क्या होगा, 1 होगा, तो ये 1 तक जाएगा। एंड एस और पी, सेकेंड शेल में एस और पी दो ऑर्बिटल रहते हैं। अब गाइस दो ऑर्बिटल अगर रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, एम की वैल्यू, अगर एम एस ऑर्बिटल के लिए हम लोग लिख रहे हैं, एम एस ऑर्बिटल के लिए क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब सिर्फ एक सिंगल बॉक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल बॉक्स। बट अगर हम लोग ये पी के लिए लिख रहे हैं, मतलब M1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी एल की वैल्यू 1, ये एस ऑर्बिटल के लिए 1 था, बट पी ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, 3 हो जाएंगे। 3 क्यों, बिकॉज गाइज यहाँ पे -1 0 +1 ऐसे ऑर्बिटल आते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिट होते हुए। एनी डाउट, निर्देश करेक्ट बोल रहे हो। अब गाइस सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे आइडेंटिफाई करने का, ओके ये पहले चार्ट खत्म कर देते हैं, फिर हम लोग लेक्चर के एंड में वो डाउट का टैकल करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ओके तो गाइस थर्ड थर्ड ऑर्बिट अगर हम लोगों के पास रहेगा तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। एल की वैल्यू 0 1 एंड 2, ये तुम लोगों को पता है। ठीक है, तो एस पी एंड डी इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, अब गाइस एम एस, अगर एम एस के लिए हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो हमेशा एक ही सिर्फ सर्कल आएगा, सर एक ही सिर्फ बॉक्स आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर हम लोग एम पी की बात करें, सर एक इलेक्ट्रॉन का एक ही ऑर्बिटल रहता है। अगर एम पी की बात करें तो इसके अंदर 3 ऑर्बिटल रहते हैं, तो यहाँ पे 3 बॉक्स आएंगे। एंड अगर हम लोग एम डी की बात करें तो यहाँ पे टोटल 5 ऑर्बिटल रहते हैं, तो यहाँ पे टोटल 5 आ जाएंगे बॉक्सेस। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये -2 -1 0 +1 एंड +2। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, एंड इसके अंदर 10, तो 2 + 6 + 10 कितने हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं। एम आई राइट। एंड फाइनली गाइस वैसे ही हम लोग फोर्थ के लिए कर सकते हैं, तो फोर्थ के लिए कैसे होगा, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, 32। 32 एल की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे कैसे होगा, एस पी डी एंड एफ, गेटिंग इट। ठीक है, नाउ गाइस लाइकवाइज यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, मैं डायरेक्ट एम एफ का बना के दिखा दूं। एम एफ कितने बॉक्सेस आएंगे यहाँ पे, टोटल बॉक्सेस आएंगे 7। कितने बॉक्सेस आएंगे यहाँ पे, टोटल बॉक्सेस आएंगे 7। 1 2 3 4 5 6 7, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है, सो गाइज दिस इज हाउ वी डू इट, एनी डाउट। ठीक है, अब गाइज हम लोगों को कैसे पता चलेगा कितने ऑर्बिटल्स हैं, उसके लिए भी एक फॉर्मूला रहता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, जैसे कि एफ ऑर्बिटल में टोटल 7 है, ये हम लोगों को कैसे पता चले, तो उसके लिए हम लोगों का फॉर्मूला रहता है 2l + 1। उसके लिए हम लोगों का फॉर्मूला रहता है 2l + 1। ठीक है, अगर तुम लोग एफ ऑर्बिटल के अंदर कितने ऑर्बिटल है वो निकालने जाओ तो कैसे करोगे, तो गाइस 2l, तो 3 इंटू 2 कितने हो जाएगा, 6 +1 कितना हो जाएगा, 7, तो यहाँ पे टोटल 7 ऑर्बिटल्स है, ये हम लोगों को पता चल जाएगा। गेटिंग इट। एंड अगर हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो गाइस एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितने ऑर्बिटल है उनके नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2l + 1 एंड यू विल गेट योर आंसर। गेटिंग इट। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज याद रखने की एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती, विद प्रैक्टिस हम लोगों को ये अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, बट स्टिल जो फॉर्मूला है जो हम लोगों के टेक्स्ट बुक में हम लोगों को दिखता है वो हम लोगों को पता रहना चाहिए, दैट्स वाई।
ठीक है। एंड नाउ लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, करेक्ट बोल रहे हो, तो जिस किसी को लिखना है लिख दो जल्दी, कंप्लीट दिस। ओके, हो गया लिख के, स्क्रोल अप, ये स्क्रीनशॉट ले लो ऊपर का जिसको लिखना बाकी है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन। ना क्वांटम नंबर्स होने के बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो भी पढ़ने वाले हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चलो, ऑफ बॉस प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज मल्टीप्लिसिटी रूल, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। देन विल टेक अ फ्यू क्वेश्चंस आल्सो। ओके डन, पूछो, स्टार्ट करो आगे। Now guys, spin quantum number is not derived from Schrodinger's equation, remember this। तो वहां पे हम लोगों ने एकदम सिंपल चीजें की है। हाँ, इस टॉपिक में गाइज ऐसे पकड़ के चलो कि एक 60% ज्यादा बोल दिया होगा, 50% क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक में से आते हैं, ठीक है। तो 50% क्वेश्चन इस टॉपिक में से ही आने वाले हैं, ऐसे पकड़ के 50% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। मतलब अगर तुम लोग 4 बार पेपर लिख दे रहे हो साल में, तो 2 पेपर में तो क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आएगा, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ने वाले थे हम लोग, स्पिन क्वांटम, सॉरी, तो डी, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस, ठीक है। अब गाइस, इलेक्ट्रॉन हैज इलेक्ट्रॉन हैज टू डिफरेंट टू डिफरेंट डायरेक्शनल स्पिन, डायरेक्शनल स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस, अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है। एक वो घूमने वाला है ऐसे, लेट्स अज्यूम दिस इज इट्स एक्सिस, ठीक है, ये इसके एक्सिस है। इन एक्सिस के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे घूम रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। गाइस रिमेंबर दिस, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो ये हम लोगों का इलेक्ट्रॉन है, एंड ये इलेक्ट्रॉन दो डायरेक्शन में घूम सकता है। दो डायरेक्शन मतलब क्या, तो ये एक तो ऐसे घूम सकता है, देखो ऐसे घूम सकता है, ठीक है, या फिर ये ऐसे गोल ऐसे घूम सकता है, उल्टा। उल्टा जाना थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा है मुझे ड्रॉ करना, तो ये एक तो ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, समझ में आ रहा है। एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे दो टाइप के स्पिन्स पॉसिबल है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे दो स्पिन पॉसिबल रहते हैं। क्लॉकवाइज स्पिन को हम लोग बोलेंगे प्लस हाफ, हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस हाफ, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ अपसाइड एरो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ अपसाइड एरो। एंड दूसरा स्पिन रहता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वाले को हम लोग बोलते हैं माइनस हाफ, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डाउन साइड एरो, ठीक है। एक प्लस स्पिन, एक माइनस स्पिन, ठीक है। तो गाइस, एस स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी दो वैल्यूज रहती है, एक तो रह सकता है प्लस या फिर दूसरा रह सकता है माइनस हाफ। अब गाइस हम लोगों ने ये हाफ नंबर ही क्यों चूज किया, देखो ऊपर वाला जो था वो हम लोगों ने जैसे नंबर दिए थे, ये नंबर हम लोगों को डेरिवेशन के थ्रू आए थे। डेरिवेशन, अगर तुम लोगों को आगे बहुत जाके कुछ प्योर साइंस पढ़ रहे हो या फिर कुछ एप्लीकेशन पार्ट ना पढ़ते हुए
थियोरी पार्ट पढ़ रहे हो क्वांटम केमिस्ट्री का, ठीक है, या फिर क्वांटम फिजिक्स का, तो तुम लोगों को ये डेरिवेशन पढ़ाई जाएगी, ये सारे नंबर कहाँ से आते हैं वो तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगेन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, बट ये यहाँ पे हम लोगों ने हाफ ही क्यों किया? तो गाइज देखो, इलेक्ट्रॉन के कितने स्पिन है? इलेक्ट्रॉन के स्पिन है 2। अब गाइज इलेक्ट्रॉन इन 2 स्पिन में से किसी एक स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इलेक्ट्रॉन इन 2 स्पिन में से किसी एक स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% है। तो गाइज 50% मतलब प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई ना, समझ में आ रहा है? अब ये हाफ क्लॉकवाइज रह सकता है, फिर हाफ एंटी क्लॉकवाइज रह सकता है। तो अगर ये हाफ प्रोबेबिलिटी क्लॉकवाइज की है तो हम लोग प्लस हाफ बोलते हैं, हाफ प्रोबेबिलिटी अगर एंटी क्लॉकवाइज की है तो हम लोग माइनस हाफ बोलते हैं, ठीक है। So this is the theory behind it, nothing else. And guys, remember this: these symbols are not fixed, are not fixed, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला हमेशा क्लॉकवाइज वाला ही रहेगा, ठीक है। तो बट स्टिल एक कंटेम्प्टरी अटेम्प्ट की ये हम लोग हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, ये हम लोग हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, बट ये इंटरस्विच भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस दीज आर आर क्वांटम नंबर्स। एंड अब गाइस तुम लोगों को क्वांटम नंबर पता चल गए, तुम लोगों को पता चला कि एक एटम के अंदर कितना कचरा भरा हुआ है, ठीक है। देखो एक एटम, जो हम लोगों को एक सिंपल, हम लोग आज तक कैसे निकालते आ रहे थे, तो एक ऐसे प्लस साइन दिखाते थे, एंड प्लस साइन के बाद उसके आजू बाजू में ऐसे ऑर्बिट दिखाया दिया करते थे, ठीक है। अब हम लोगों को पता चल रहा है कि भाई ये ऐसा नहीं रहता, तो कैसा रहता है? अगर तुम लोग सिर्फ फर्स्ट शेल की बात कर रहे हो, अगर तुम, हाँ, ये कैसे रहता है मैं तुम लोगों को मेरे मोबाइल के ऊपर दिखाता हूँ, देखो ये कैसे रहता है वो मैं तुम लोगों को मोबाइल के ऊपर दिखा देता हूँ मेरे। ओके, तो जस्ट अ मिनट गाइज, मैं एप्लीकेशन ओपन कर देता हूँ पहले। हम्म, तो गाइज अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, लेट मी स्टार्ट स्क्रीन शेयर। अगर हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो गाइज हाइड्रोजन एटम देखो, ये हाइड्रोजन एटम है। अभी ये कलर्स को इग्नोर करना, बट तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? दिस इज हाइड्रोजन एटम, एंड ये हम लोगों को वेव नेचर दिखा रहा है। तुम लोगों को मैंने बताया था ना, वो जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते जाते हैं वो वेव जो है वो थोड़ी सी कम होते जाती है, ठीक है। तो दिस इज हाइड्रोजन एटम, जो आगे आगे बढ़ने के बाद ये थोड़ी सी कम हो जाती है। अब गाइस हाइड्रोजन के साथ हीलियम भी ऐसे ही दिखेगा, हाइड्रोजन के साथ हीलियम भी सेम ऐसे ही दिखेगा, एंड उसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं रहने वाला है, ठीक है। वो ऐसे ही दिखने वाला है 1s। बट गाइस अगर हम लोग लिथियम की बात कर दो, लिथियम, तो लिथियम में 2s ऑर्बिटल आते हैं, देखो दिस इज लिथियम। गाइस तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? ये जो सेंटर में तुम लोगों को एक छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, दैट इज नॉट न्यूक्लियस, वो हम लोगों का 1s शेल है। गाइस सेंटर में जो छोटा डॉट है दैट इज 1s, उसके बाद वाला 2s है। कुछ मेरी भावनाएं पहुंच रही है, मतलब तुम लोगों के मैसेजेस में अभी देख नहीं पा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट मैं, हाँ, ओके। तो गाइस अगर हम लोग लिथियम के बाद अगर पी ऑर्बिटल की बात करूँ, पी ऑर्बिटल है गाइस, तो पी ऑर्बिटल की बात करके देखते हैं। देखो गाइस पी ऑर्बिटल ऐसे कुछ दिखता है। अब यहाँ पे तुम लोगों को ये कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट बिकॉज हम लोग इसको आगे से देख रहे हैं, देखो अभी दिख रहा है ये पी ऑर्बिटल। दिस इज हाउ अ पी ऑर्बिटल लुक्स। तो गाइस अगर हम लोग किसी एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं या फिर किसी एक एटम की बात कर रहे हैं, तो उसके सेकंड शेल में हम लोगों को ये 2s शेल भी दिखता है। देखो एक एटम के सेकंड शेल के अंदर ये 2s तो प्रेजेंट रहता है, 2s के साथ साथ ये 2p भी प्रेजेंट रहता है। 2p में गाइस ये इकलौता 2p है क्या? नहीं, ये 2p जीरो है। 2p जीरो के साथ 2p वन भी रहता है गाइस, ये 2p वन है, दिख रहा है क्या? अगेन ये ऐसे थोड़ा सा मर्ज हो गया, बट देखो ये 2p वन है जो किसी और एक्सिस के ऊपर है, जो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ अभी के लिए, बट ये ऐसे मर्ज हो गया है, ठीक है। ऐसा एकदम मस्त अच्छी वाली रिंग दिख रही है हम लोगों को बीच में से। आई गेस ये इधर किधर तो, हाँ अभी थोड़ा सा इसका, ठीक है, ये मर्ज हो गया है।
बट ये 2p0 और ये 2p-1, ठीक है। तो अब अगर हम लोग थर्ड शेल की बात करें गाइस, अगर मैं थर्ड शेल के ऊपर जाऊं तो थर्ड शेल में देखो एस ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो एस ऑर्बिटल इतना ऐसे दिखता है थर्ड शेल। गाइस भूलना मत, भूलना मत, हो रहा क्या है, ये रेनबो वाला जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है वो जस्ट कलर्स दिखाने के लिए, भूलना मत। थर्ड शेल में पहले तो एकदम सेंटर में सेकंड फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में तुम लोगों को दिखता है एस ऑर्बिटल। सेकंड शेल है, सेकंड शेल तुम लोगों को दिख रहा है वो बीच में, उसके अंदर तुम लोगों को 2s है, सेकंड में प्रेजेंट है 2s। अब गाइज वहां पे सिर्फ 2s प्रेजेंट है क्या? नहीं, 2s के साथ 2p भी प्रेजेंट है। 2p के बाद उसके बाद आगे जाके आ रहा है 3s। अब गाइज इसमें सिर्फ 3s प्रेजेंट है क्या? तो डेफिनेटली नॉट, इसके अंदर 3p भी प्रेजेंट है। एंड गाइज अगर तुम लोग 3p देखने जाओगे तो 3p के अंदर तुम लोगों को 2p दिख रहा है। अगर तुम लोग 3p देखने जाओगे तो 3p के अंदर तुम लोगों को 2p दिख रहा है। कैन यू सी इट? ठीक है। सो ये अभी सिर्फ 3p ऐसा है क्या? नहीं, इसके अंदर और ये देखो, इसके अंदर और भी प्रेजेंट है। ये हम लोगों का दूसरा p ऑर्बिटल एंड ये हम लोगों का तीसरा p ऑर्बिटल, ये भी प्रेजेंट है, भूलना मत। अब गाइस अगर हम लोग फोर्थ शेल की बात करें, सॉरी फोर्थ क्यू पर इतने जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं तो यार 3 के अंदर थर्ड शेल के अंदर ये डी ऑर्बिटल भी तो प्रेजेंट है, उसको भूल के कैसे चलेगा गाइस। एटम आज तक हम लोगों ने जितना सिंप्लीफाइड वर्जन में देखा था उतना सिंप्लीफाइड वर्जन में एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है क्या? एटम एक्चुअली इतना सिंप्लीफाइड वर्जन है क्या? इतना सिंपल है क्या? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो यार ये एटम के अंदर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अभी पिन पॉइंट करनी है। इस एटम के अंदर हम लोगों को अभी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो पिन पॉइंट करनी है। अब ऑब्वियसली उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पिन पॉइंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे कि यार एटम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखेंगे क्या कि एटम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल के अंदर है एंड फर्स्ट शेल के अंदर वो एस ऑर्बिटल के अंदर है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो एटम का है वो भी फर्स्ट शेल के अंदर है और वो सेकेंड ऑर्बिटल के अंदर है। ये ऐसे लिखते जाओगे क्या कि भाई हर एक इलेक्ट्रॉन किधर है? गाइस बहुत टाइम चला जाएगा, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने क्वांटम नंबर लाए कि ये फर्स्ट शेल सेकेंड शेल वो सब मत लिखो यार, इतना मेहनत मत लो। तुम लोग शेल अगर बोल रहे हो तो 1 2 3 यूज करो, अगर ऑर्बिटल बोल रहे हो तो तुम लोग SY SP D F ऐसे यूज करो। ठीक है। तो इन्होंने हम लोगों का थोड़ा काम सिंप्लीफाइड कर दिया। ठीक है। क्या है, एक क्वेश्चन का डाउट आया है। एक काम करना गायत्री, कॉल मी लेटर, ठीक है, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज, पहले ये एक आपका क्वेश्चन सेंड करना, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा आपने कैसे भेजा है, क्या भेजा है, तो इसलिए कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगी शायद से, या फिर क्वेश्चन थोड़ा आधा लग रहा है, मुझे अधूरा लग रहा है। ओके। सो चलो अब, तो राइटिंग डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गाइस कि हर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, एड्रेस इलेक्ट्रॉन का, वो जरा हम लोगों को सीखना है अभी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ये हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम लोगों को 3 प्रिंसिपल पता रहने चाहिए, 3 लॉस पता रहने चाहिए। एक है ऑफ बॉस प्रिंसिपल, दूसरा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड तीसरा है हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है। तो गए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ बॉस प्रिंसिपल से। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन जब एंटर करेगा तो वो सबसे हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जाएगा या सबसे लोअर एनर्जी? ऑफ बॉस प्रिंसिपल। अब देखो गाइस, ये कैसा है, मतलब एक्चुअली एटम का अगर मैं ओरिएंटेशन बताऊं तो ये कैसा दिखता है। ठीक है। सबसे लोअर एनर्जी में जाएगा, परफेक्ट बोल रहे हो। इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी में जाता है, हम लोगों को कम से कम एनर्जी में जाना है। अब गाइस एटम को है ना हम लोग एक बिल्डिंग की तरह अज्यूम करते हैं, कैसे अज्यूम करने वाले हैं? बिल्डिंग की तरह, चलेगा? ठीक है। अब गाइस हमारी जो बिल्डिंग है वो कैसी है? सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर है और बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट नहीं है, बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट नहीं है, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर है।
जिसके अंदर एक ही रूम है, एस ऑर्बिटल, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड फ्लोर है जिसके अंदर 4 रूम्स है टोटल। कितने रूम्स है? 4। कितने रूम है? 4, ठीक है। 1 2 3 और 4। थर्ड जो फ्लोर है गाइस, थर्ड फ्लोर, उसके अंदर टोटल 9 रूम्स है। कितने रूम्स है? 9। ये ऐसे हम लोगों का उल्टा बिल्डिंग है, जरा वियर्ड बिल्डिंग है, ठीक है। 5 6 7 8, अरे 9 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 हो गए। चलो तो थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ा देंगे तो भी चलेगा। हम्म, ठीक है। एंड फोर्थ फ्लोर जो है उसके अंदर 16 रूम्स है। 16। गाइस तुम लोगों को एटम का जस्ट एक लेआउट बता रहा हूँ, ये बिल्डिंग उल्टी जाती है हमारी हमारी, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही हो गए ना, मतलब 13 मतलब 14 15 एंड 16, ऐसे कुछ, ठीक है। एंड अगर हम लोग फिफ्थ फ्लोर पे पहुंच गए तो हम लोगों को और 25 रूम्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो गाइस ये ऐसे उल्टी जाने वाली बिल्डिंग है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसे मैंने क्यों बनाया, देखो फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ रहता है 1s, सेकंड पे रहता है 2s एंड 2p। तो 2p में 2px 2py 2pz, ये सारे के सारे 2p वाले थे। देखो ये सारे के सारे 2p 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 ऐसे थे। उसके बाद आता है 3s, देन वापस 3p 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 3px 3py 3pz, एंड बाद में 3d के 5, 3d ऐसे कुछ। बाद में वापस गाइस 4s, बाद में ये 4p के 3, बाद में देखो 3 होने के बाद ये 4d के 5, ये 4d के 5, एंड उसके बाद ये 4f के 7। देखो ये 4f के 7, ये 4f के 7 है, ये 4d के 5 है, एंड ये 4p के 3 है। गेटिंग इट? तो गाइस हमारी बिल्डिंग ऐसे उल्टी जाने वाली है जिसमें ऊपर ऊपर के फ्लोर पे ज्यादा रूम्स होने वाले हैं। अब गाइस इलेक्ट्रॉन जब एंड बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट नहीं। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन जब सबसे पहले आएगा वो कौन से फ्लोर पे जाएगा? अगर लिफ्ट नहीं है तो हम लोग हमेशा ग्राउंड फ्लोर पसंद करेंगे क्योंकि वहां पे एनर्जी सबसे कम जाने वाली है। समझ में आ रहा है? तो ये सबसे पहले 1s में घुसेगा। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। अब गाइस बिल्डिंग में एक रूल है कि अगर ग्राउंड फ्लोर पे रहना है, एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भी वहां पे ही जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द रूल, तुम लोगों को ये सब पता ही है पहले से वैसे तो गाइस चलो अब देखते हैं। तो ऑस्मॉस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट while filling up the orbitals, while filling of the orbitals, electron first enters into electron first enters into the orbital having lowest energy, lowest energy। अभी हम लोगों को कैसे पता चलेगा लोवेस्ट एनर्जी किसकी रहती है? तो हाउ टू फाइंड लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऑर्बिटल हैविंग ऑर्बिटल हैविंग लो n plus l value, n plus l value have less energy, ठीक है। जिनकी n प्लस एल की वैल्यू जो है वो सबसे कम रहेगी, उनकी वैल्यू उनकी एनर्जी सबसे कम रहेगी, ठीक है। इफ टू ऑर्बिटल्स हैव इफ टू ऑर्बिटल्स इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम n plus l value, then the one having the one having lower sorry higher n value higher n value has high energy। क्योंकि गाइस हायर एन वैल्यू मतलब वो हायर फ्लोर पे रह रहा है, हाई एनर्जी, ठीक है। तो ये हम लोगों को दो रूल सिर्फ पता रहने चाहिए, ए और बी, ठीक है। अब इसका यूज भी कुछ भी नहीं होता एक्चुअली, इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग अपना नॉर्मल
कॉमन सेंस यूज करते हैं। सबसे पहले 1s, सेकंड फ्लोर पे आता है 2s और 2p, सेकंड फ्लोर पे आता है 2s एंड 2p। गैस 2p के बाद आता है 3s थर्ड फ्लोर पे, 3s के साथ इसके अंदर रहता है 3p भी। अब 3p के बाद इनके अंदर रहता है 3d भी, तो 3s 3p 3d। अब उसके बाद आता है 4s, 4p 4d एंड 4f। उसके बाद आने वाला है 5s, 5p 5d 5f 5g। याद रखो, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, जितने ऑर्बिटल, जितना ऑर्बिट का नंबर, जितने नंबर ऑफ शेल, जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उतने ज्यादा ऑर्बिटल्स। तो ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, ये कम कभी नहीं होता, ठीक है। तो वैसे ही 6s 6p 6d 6f 6g 6h, ये बढ़ते ही जाने वाला है, ठीक है। सिमिलरली 6h, सिमिलरली 7s 7p 7d 7f 7g एंड 7h। तो गाइस ये ऐसे बढ़ते जाता है एंड बढ़ते बढ़ते 7h एंड 7i, ठीक है। ये हमेशा ऐसे ऊपर ऊपर बढ़ते ही जाएगा। अब ये इतना हम लोगों को जरूरत नहीं है एक्चुअली, ठीक है। हम लोगों को किधर तक जरूरत रहती है, हम लोगों को ये इतनी ही जरूरत रहती है। देखो मैं ये मार्क करके दे रहा हूँ, हम लोगों को ये इधर तक ही जरूरत रहती है। इसके आगे वाला जो ये पार्ट है ना, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ये हम लोगों के सिलेबस में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। मतलब मेंस के सिलेबस में तो रिक्वायर्ड नहीं है, एडवांस के सिलेबस में ये काम आ सकता है। ओके, तो गाइस अब यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ लाइन मारने आनी चाहिए। देखो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आएगा, सबसे पहले आएगा 1s ऑर्बिटल, तो 1s सबसे पहले आता है 1s ऑर्बिटल। उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा, उसके बाद आएगा 2s ऑर्बिटल, तो 2s। उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा, तो उसके बाद आएगा 2p ऑर्बिटल, तो 2s के बाद आता है 2p, उसके बाद 2p एंड 2p के बाद आएगा 3s, ठीक है। अब गाइस 3s के बाद ऑब्वियसली 3p आएगा, 3p। अब 3p के बाद क्या आता है गाइस, 3d, बट 3d नहीं आएगा, 3d की एनर्जी कम, 4s की एनर्जी ज्यादा। 3d के बाद आएगा, सॉरी 4s के बाद आएगा 3d, 4p 5s, इसके बाद आएगा 4d 5p 6s, देन 4f 5d 6p 7s, एंड फाइनली 4f 6d 7p, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोगों की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। तो ऑर्बिटल एनर्जी लेवल, ठीक है, तो ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्डर कैसे है, सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की है, लोएस्ट एनर्जी 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, देन 4s, देन 3d, आफ्टर दैट 4p, आफ्टर दैट 5s, देन 4d, देन 5p 6s 5d, आफ्टर 5d, सॉरी 5d क्या, पहले आएगा 4s 4f, देन 5d, आफ्टर 5d 6p, देन 7s, देन 5f, देन 6d एंड फाइनली 7p, ठीक है। तो हाँ, अगर तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल भी पता है तो ये ऑर्डर अपने आप पता हो जाती है, ठीक है। तो हाँ 8j नहीं होता, याद रखो 8j नहीं 8k होता है, हम लोग j यूज नहीं करते हैं, हम लोग k यूज करते हैं, 8k होता है, ठीक है।
उसके पीछे भी एक रीजन है, बट लेट इट बी, वो उतना हम लोगों को देखने की जरूरत ही नहीं है। बट 8K नहीं, 8K सॉरी 8J एग्जिस्ट नहीं करता, 8K एग्जिस्ट करता है। ओके, तो गाइज अब इसके बाद दिस वाज ऑफ बॉस प्रिंसिपल। आफ्टर ऑफ बॉस प्रिंसिपल हम लोग सेकंड पढ़ने वाले हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो सेकंड इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ, बाय द वे इसका यूज क्या है फिर? ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? तो अब एप्लीकेशन, दिस इज यूज्ड टू राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, दिस इज यूज्ड टू राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यस, नॉट दैट इज नॉट द रीजन एक्चुअली। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? तो गाइस अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के, फर्स्ट शेल के एस ऑर्बिटल में जाएगा एंड वो 1s1 बोलेंगे हम लोग। अगर हम लोग हीलियम की बात करें, तो हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। अगर हम लोग लिथियम की बात करें गाइस, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे होगा? 1s2, पहले दो इलेक्ट्रॉन 1s में चले गए, 1s के बाद आता है 2s, तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, अगर हम लोग लिथियम के बाद बेरिलियम की बात करें, तो बेरिलियम में पहले आएगा 1s2, उसके बाद आएगा 2s। अगर हम लोग बोरॉन की बात करें, तो बोरॉन में कैसे होगा? 1s2, 2s2, 2p1। समझ में आ रहा है? ये हम लोग ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। एस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? हमेशा दो इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन 6, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन फिट होंगे। एफ ऑर्बिटल अगर आ गया तो 14 इलेक्ट्रॉन हम लोगों को फिट करने में पड़ता है। यहाँ पे भी एफ ऑर्बिटल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन फिट होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, कितने ऑर्बिटल में, कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं। अब गाइज ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इसका एप्लीकेशन है। अब इसके बाद जरा सेकंड की तरफ जाते हैं। सेकंड इज Pauli's exclusion principle. Second is Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. Now, guys, Pauli's exclusion principle tells us that no two electron, no two electron in an atom can have all four quantum numbers same. They will at least have one quantum number different. One quantum number different. ठीक है, तो गाइज ये हम लोगों का रूल है। एंड अब सीधे सिर्फ स्पिन डिफरेंट हो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, दूसरा भी कोई क्वांटम नंबर डिफरेंट हो सकता है। अब गाइज अगर हम लोग हीलियम की बात करें, हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 1s2। अब गाइज हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है, फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर है, एंड सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है इनका, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूं एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो गाइज इनमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम रहने वाली है गाइस। फर्स्ट शेल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, सेकंड इलेक्ट्रॉन का भी 1s में ही जा रहा है, तो फर्स्ट शेल में ही जा रहा है। अजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों एस ऑर्बिटल के अंदर है, तो एस ऑर्बिटल मतलब दोनों का अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है। दोनों का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम है बिकॉज बोथ आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिट। बट गाइस एक का अगर स्पिन प्लस हाफ होगा तो दूसरे का स्पिन माइनस हाफ रहना ही चाहिए। दोनों के लिए 3 क्वांटम नंबर सेम रह सकते हैं, बट लास्ट क्वांटम नंबर तो एटलीस्ट डिफर करना ही चाहिए। कोई भी 3 क्वांटम नंबर सेम रह सकते हैं, बट एक कोई ना कोई क्वांटम नंबर डिफर करेगा। दिस इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कोई शक? थर्ड इज हंट्स रूल ऑफ
मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बताता है? तो while filling of an orbital, filling of an orbital, electrons are first filled, electrons are first filled, करेक्ट बोल रहे हो, किसने बताया? सिद्धेश ने बताया। फर्स्ट फिल्ड अनपेयर्ड, कैसे फिल करेंगे हम लोग? अनपेयर्ड, एंड देन once all orbitals, once all orbitals are paired, once all orbitals are filled unpaired, filled unpaired, then pairing take place, then pairing of electrons, then pairing of electrons takes place. Now what is the meaning of this? तो guys देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन जब हम लोग फिलअप करेंगे तो हम लोग अनपेयर्ड फिलअप करेंगे, तो इसका मीनिंग क्या है? तो हम लोग कार्बन का एग्जांपल लेके देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर रहता है गाइस 6। अब 6 में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 1s में, तो 1s2, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 2s में, तो 2s2, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो हम लोग 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे 2p में, तो 2p2। अब गाइस यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग देखें तो 1s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल रहता है, 1s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल रहता है, 2s में एक ही ऑर्बिटल रहता है, बट 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, 1 2 3। नाउ गाइस ओवर हियर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, चलो फिल कर दो 1 2, इन दोनों की शादी हो गई। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, इन दोनों की भी शादी हो गई। अब गाइस 2p2, यहाँ पे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिंगल पेयर करेंगे 1 2, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी पेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यही बताता है कि कैसे फिलअप करना चाहिए। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तुम लोग ऐसे फिल करो, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, तुम लोग ऐसे फिल करो। विच मेथड इज प्रॉपर? व्हाट डू यू थिंक, विच मेथड इज प्रॉपर? बताओ कौन सी मेथड ज्यादा प्रॉपर है, फर्स्ट या ये वाली मेथड? करेक्ट, दिस मेथड इज मोर करेक्ट। तो हम लोग हमेशा पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं एंड उसके बाद हम लोग पेयरिंग करते हैं। कोई शक? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल करना is a proper method. Can we have a gap between them? Definitely we can have a gap between them. Even this is a possibility, even this is correct, no one will give it wrong, but actually it is better not to do it. But yeah, even this is correct. इसके लिए this is called as one of the microstates. ठीक है, तुम लोगों को याद होगा मैंने तुम लोगों को माइक्रोस्टेट ये वर्ड थर्मोडायनेमिक्स में एक बार सिर्फ लिख के दिया था, याद है? जितना ज्यादा मोलार मास, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, उतने ज्यादा माइक्रोस्टेट। ऐसे एक थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी निकालते वक्त मैंने तुम लोगों को लिख के दिया था, जितना ज्यादा मोलार मास उतनी ज्यादा माइक्रोस्टेट। दीज आर माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, कि ये एक स्टेट है एंड ये एक स्टेट है, तो ये एकदम माइक्रोस्कोपिक है, ये माइक्रोस्कोपिक के भी नीचे की स्टेट आ जाती है, बट दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोस्टेट। तो गिब्स फ्री एनर्जी के लिए नहीं, एक्चुअली एंट्रोपी के टाइम पे मैंने ये पढ़ाया था, मतलब पढ़ाया नहीं था, मैंने बताया था कि ये तुम लोगों का थोड़ा हायर कंसेप्ट है जो तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, बट जितना ज्यादा मोलार मास उतनी ज्यादा एंट्रोपी। ऐसे मैंने तुम लोगों को जस्ट लिखा के देता, व्हाई? बिकॉज इट विल कंटेन मोर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, तो दिस इज वन ऑफ द माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, तो बट अगेन दिमाग से निकाल दो, जो चीज हम लोगों को नहीं सिलेबस में है वो हम लोगों को पढ़ के कुछ फायदा है नहीं, अभी के लिए याद मत रखना, बट हाँ दिस मेथड इज प्रॉपर वन, बट इवन दिस इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, एनीवे तो लिख दो ये। अब गाइज एक छोटी सी नोट ऐड करना, नोट, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल compared to incompletely filled orbitals, compared to incompletely filled orbitals। मैं लॉक हो गया, तुम लोगों के मैसेज रीड नहीं कर पाऊंगा। इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। सो गाइस अगर तुम लोगों को क्वेश्चन दिया बिटवीन दीज P2 P3
एंड P6, विच वन इज मोस्ट स्टेबल? तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा गाइस? अगर P2 देखोगे तो P2 ऐसा कुछ है, ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है। अगर हम लोग P3 की बात करें गाइस, तो P3 P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एंड इसमें हर एक जगह पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये हाफ फिल्ड है। एंड गाइस अगर हम लोग P6 की बात करें तो ये फुल्ली फिल्ड है। बताओ गाइस विच वन इज मोस्ट स्टेबल? ये तुम लोगों को समझ, मतलब ये फुल्ली फिल्ड है इसलिए मैं ऐसे फिल कर रहा था, बट हमेशा पहले अनपेड और उसके बाद पेड, ठीक है। तो P6 इज द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट, याद रखो गाइस। फुल्ली फिल्ड इज ऑलवेज मोस्ट स्टेबल, उसके बाद हाफ फिल्ड आता है एंड इनकम्प्लीट फिल्ड जो है वो लीस्ट स्टेबल रहता है, ठीक है। तो P6 इज मोस्ट स्टेबल एंड P2 इज लीस्ट स्टेबल। तो शक, ओके। सो गाइस अब हम लोगों का एक लास्ट टास्क बचा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ठीक है। तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। गाइस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को मैंने पहले भी बताया है, पीरियोडिक टेबल के टाइम पे भी बताया था कि अगर तुम लोगों को एग्जाम में कोई भी चीज करनी है तो तुम लोगों के आंखों के सामने पीरियोडिक टेबल रहना चाहिए, ठीक है। जैसे तुम लोगों के आंखों के सामने पीरियोडिक टेबल रहना चाहिए, वैसे ही तुम लोगों की आंखों के सामने अगर ऑफ-बॉस प्रिंसिपल तुम लोगों ने पहले से लिख के रखा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आई सजेस्ट टू एवरीवन कि तुम लोग एग्जाम में ऑफ-बॉस प्रिंसिपल लिख के रखना, ठीक है। और क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन तो बनने वाले ही है यार, अगर क्वेश्चन आने वाले हैं तो व्हाई नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। 4P 4D, 4D के बाद क्या आएगा? 5P, 5P 6S 5D। मैं करेक्ट कर रहा हूँ ना, कुछ गलत है? 4D 5P 6S 5D, नहीं पहले 4F आना चाहिए, वही सोच। 4F 5D 6P 7S 5F 6D 7। अगर ये इतना पूरा तुम लोगों ने सीरीज लिख के रखा है एंड तुम लोगों को पता है एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन एंड एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन, इतना अगर तुम लोगों को पता है तो तुम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो तुम लोगों को हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब मतलब सिंपल सिंपल चीजें करनी है या रैंडम कोई बड़े बड़े नंबर सीखने हैं, तुम लोग मुझे बताओ, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। तुम लोगों को बेसिक से स्टार्ट करना है या रैंडम? रैंडम चलेगा पक्का? श्योर हो? एवरीवन, मतलब बहुत लोगों की मुझे आंसर चाहिए, ठीक है, तभी जाके मैं ये करूंगा। बेसिक से स्टार्ट करना है, सम पीपल आर सेइंग बेसिक, मेनी पीपल आर सेइंग रैंडम, ओके। तो गाइस रैंडम से स्टार्ट करते हैं, थोड़े से हार्ड एग्जांपल भी करेंगे एंड पहले हम लोग एक्सेप्शन कवर कर लेते हैं, पहले हम लोग एक्सेप्शन कवर कर लेते हैं। नहीं नहीं, अगर एक्सेप्शन से स्टार्ट करेंगे तो यार डिफिकल्ट हो, मतलब वियर्ड लगेगा ना, मतलब जो पढ़ाया उसके अपोजिट पढ़ा रहा हूँ। तो एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन हम लोग बाद में कवर करते हैं, पहले हम लोग कुछ रैंडम नंबर देखते हैं, ठीक है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर रहता है 33, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर रहता है 33। गाइज आर्सेनिक के लिए तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? वो गाइस आर्सेनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? 33 इलेक्ट्रॉन्स है, तो गाइस तुम लोगों ने अगर ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी रहेगी ना तो बहुत इजी होगा। अगर ये पूरा का पूरा ऑफ बॉस प्रिंसिपल लिखा होगा तो इट विल बिकम वेरी मच इजी फॉर यू। हाउ? लेट्स सी। देखो पहले तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, इसमें भी आएंगे 2, इसमें आएंगे 6, कितने हो गए? 10 हो गए। वापिस इसमें आएंगे 2, कितने हो गए? 12 हो गए। वापिस इसमें आएंगे 6, कितने हो गए? 18 हो गए। वापिस 2, 20, 10, कितने हो गए? 30। यहाँ तक 30 इलेक्ट्रॉन हो गए गाइस। हम लोगों को 33 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कैसे करोगे? 30 प्लस 3, 33, तो आएगा 4p3। वेरी नाइस, आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो ये तुम लोगों के आंखों के अगर सामने होगा तो तुम लोग इजीली धड़ाधड़ एडिशन कर पाओगे, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो कैसे होगा? देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन 12, 3p में 6 18, 4s में 2 18, 3d में, 3d के अंदर कितने? 10 30, 4p में 3 33। अब गाइस एग्जाम में तुम लोगों को मैंने पीरियोडिक टेबल तो पहले से निकाल के रखने के लिए बोला ही है, तो होपफुली तुम लोगों ने एग्जाम में पीरियोडिक टेबल पहले से निकाल के रखा है, इसके ऊपर ही पीरियोडिक टेबल लिखा है। हम लोगों को जो रफ शीट मिलती है हम लोग उसके अंदर
पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल पहले से निकाल के रखेंगे। तो गाइस हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन एंड ओजी, ये तुम लोगों के, ये कुछ तो गलत किया मैंने, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये सब तुम लोगों के आंखों के सामने। इनके मैजिक नंबर भी तुम लोगों को पता है क्या रहता है, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 18 36, 36 + 18 54, 54 + 32 86। अब गाइस मुझे बताओ कौन सी नोबल गैस 33 के पहले आ रही है। तो 33 के पहले आर्गन आ रहा है। आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहां से लेके आई गेस यहां तक ना, यहां से लेके आई गेस यहां तक तुम लोगों के 33 इलेक्ट्रॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ट्रू और फॉल्स? करेक्ट। तो गाइस तुम लोगों को एग्जाम में ये ऐसे वाला भी आ सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं। तो आर्गन की आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d10 4s2 4p3 ऐसे भी हो सकती है। कोई शक? आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी तुम लोगों को एग्जाम में लिख के आ सकती है। कोई शक? ये समझ में आया क्या? देखो अब गाइस मैंने पहले 3D क्यों लिखा, क्योंकि गाइस तुम लोगों को पता है थर्ड शेल ये फोर्थ शेल के पहले आता है। तो एग्जाम में हाँ ऑप्शंस के अंदर ये ऐसा करेक्ट ऑप्शन रह सकता है, ठीक है, एंड ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट है। एनी डाउट? ओके, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, बेरियम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बेरियम, तो बेरियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 38, 38 प्लस 18 ना, 38 प्लस 18 कितना होता है, 38 प्लस 18 56, 56, ठीक है, तो 56। चलो बेरियम, अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक सेम कॉन्फ़िगरेशन बट 4s पहले, नहीं नहीं ऐसे देंगे ही नहीं कि तुम लोगों को 4s पहले देके रखा है और 3D बाद में, ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे, डोंट वरी। ओके गाइस, तो चलो ये बेरियम तुम लोग अभी खुद से सॉल्व करो। तुम लोगों को ऊपर सिर्फ 56 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक फिल हो रहे हैं वो देखना है, सीधे शॉर्टकट मत यूज करो। ओके, तो गाइस वाज इट हेल्पफुल, मतलब पहले जो पढ़ा था वो वापस रिवाइज हुआ क्या नहीं, एंड कुछ एक्स्ट्रा पता चला क्या नहीं, बताओ जरा। तो गाइस अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो कैसे होगा, यहाँ पे 2 + 2 4, 4 देखो यहाँ तक, इतना 3D तक है ना, 3D 10 तक 30 हो जाती है, इतना तो याद रखी तू। देखो यहाँ तक 30 मतलब 56 के ऊपर का अगर नंबर आया तो इधर तक यार 30 हो जाती है, इतना तो कॉमन सेंस है, इतना याद रख दो, ठीक है। 30 मतलब यहाँ तक 3D तक 30, 30 + 6 36, 36 + 2 38, 38 + 10 कितने हो जाएंगे, 38 + 10 48, 48 + 6 54, 54 + 2, 54 + 2 कितने हो गए, तो 54 + 2 हो जाएंगे 56, ठीक है। तो तुम लोगों को पता चला यहाँ तक तुम लोगों को 4s तक तुम लोगों को लिख रहा है, तो चलो लिख देते हैं, सॉरी 4s क्या बोल रहा हूँ, 6s तक तुम लोगों को लिख रहा है, तो कैसे होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 310, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6 एंड 6s2, ठीक है। नाउ गाइस ओवर हियर, इधर से इधर तक मतलब देखो ये 54 जेनॉन आ रहा है ना, रुचा, अथर्व, चैतन्य, चेतन करेक्ट आंसर है, सिद्धेश करेक्ट आंसर है। तो गाइस इधर तक, इधर से इधर तक 54 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, जेनॉन। तो एग्जाम में ये ऐसे भी दे सकते हैं, जेनॉन 6s2, विशक, ठीक है। अब गाइस एक्सेप्शन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे आते हैं,
एक्सेप्शन आता है क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, वुल्फ्राम का। वुल्फ्राम मतलब टंगस्टन, ठीक है। एंड सिमिलरली कॉपर, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड का। एंड सिमिलरली पलैडियम, पलैडियम एंड प्लेटिनम का, ठीक है। तो गाइस मैं तुम लोगों को क्रोमियम और कॉपर इनका पढ़ाने वाला हूँ। इन बाकियों का तुम लोग खुद एनसीईआरटी में से ढूंढोगे, ठीक है। कर लोगे ना इतना। क्रोमियम और कॉपर जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए वो मैं तुम लोगों को पढ़ाने ही वाला हूँ। पलैडियम, प्लेटिनम, एजी, एयू, एमओ, सी, डब्ल्यू, इनके एक्सेप्शन तुम लोग खुद से सोचोगे, समझोगे। क्रोमियम और कॉपर का इजी इजी बोलने के बदले छोटा है ना, ठीक है। तो ये समझना समझाना मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा नहीं होगा। पलैडियम प्लेटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद क्रोमियम। क्रोमियम का भी अगर मैं समझा दूं तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। क्रोमियम, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब गाइस यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 4s कंप्लीटली फिल्ड है, 4s कंप्लीटली फिल्ड है। एंड 3d जो है वो हाफ फिल्ड है, एंड 3d जो है वो हाफ फिल्ड है। 1 2 3, हाफ फिल्ड है, सॉरी इनकम्प्लीटली फिल्ड है, 1 2 3 4। अब गाइस होता क्या है, ये हम लोगों को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सपेक्टेड थी, बट होता नहीं है ऐसा। होता क्या है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के चला जाता है 3d में। क्यों? बिकॉज अगर ये जंप मार के चला जाएगा तो 3d जो है वो हाफ फिल्ड बन जाएगा। एंड हम लोगों को मिलता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5, ठीक है। तो 4s के अंदर हम लोगों को सिर्फ मिलता है एक ही इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। एंड 3d के अंदर हम लोगों को मिलते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। एंड दिस इज द ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को मोर स्टेबिलिटी, हायर स्टेबिलिटी मिलती है। लोगों को इन द सेंस क्रोमियम को, ठीक है। तो बस दैट्स इट, दिस इज द रीजन व्हाई इट हैज हायर स्टेबिलिटी, ठीक है। या फिर दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सीन। यस सिद्धेश, करेक्ट बोल रहे हो। ओके, सो गाइस सेम एक्सेप्शन कॉपर के लिए आता है। कॉपर में थोड़ा अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब कॉपर में कैसे होता है, कॉपर 29 इलेक्ट्रॉन्स, तो 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन के रहता है, 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स आर्गन के। उसके बाद 4s2 एंड 3d9 रहता है। अब गाइस यहाँ पे 3d9 में से एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे जंप कर दे, एक इलेक्ट्रॉन जंप जब होता है तो हम लोग इसे आधा एरो बनाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोगों को जंप करके मिल गया तो हम लोगों को मिलता है आर्गन 4s1, 3d10। एंड 3d10 इज कम्प्लीटली फिल्ड। कम्प्लीटली फिल्ड है तो ये हायर स्टेबिलिटी वाला ऑर्बिटल रहेगा। तो दिस इज द ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो बस दैट्स इट। ओके गाइस, सो अगर किसी को डाउट होगा तो चलो पूछो जल्दी, किसी को कुछ डाउट। यस गाइस, किसी को कुछ डाउट है? यस एवरीवन, यू कैन टेल मी योर डाउट्स आज के लेक्चर में, या फिर इन जनरल भी कोई अगर डाउट होगा तुम लोगों को तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लेक्चर में होना चाहिए ऐसा नहीं है, इन जनरल अगर कोई एग्जाम डाउट होगा। गाइस पलैडियम और प्लैटिनम ना पढ़ाने का एक और एक रीजन है, ठीक है। पलैडियम और प्लैटिनम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये डी ब्लॉक एलिमेंट में तो आने ही वाले हैं। ओके, आज की एग्जाम बहुत डिफिकल्ट मैंने सेट किए, ठीक है। तो मार्क्स कम आए तो डिसअपॉइंट मत हो जाना।
स्क्रोल अप, ओके, यहाँ पे स्क्रोल अप करना है क्या इतना? एवरेज कितने आ सकते हैं? अभी वो डिपेंड कर रहा है तुम लोगों ने कितना किया है। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर तक स्क्रॉल अप करना है। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर, ओके, दिस पार्ट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन एंड अनायन कैसे लिखा जा सकता है? वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेके हो गया क्या बाय द वे? स्क्रीनशॉट लेके हो गया? अरे आज के पेपर में 70 आ गए तो बहुत हाँ, बाय द वे, नीट वालों का पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट जेई मेंस एंड जेई एडवांस। तो अगर तुम लोग जेई मेंस के पेपर में आज पकड़ लो 70 मार्क्स ला रहे हो तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई तुम लोगों की, बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो गई है। ठीक है, तो हाँ, आज के पेपर में अगर तुम लोगों को 70 मार्क्स आ गए तो भाई बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत, मतलब मेरे तरफ से तो बहुत अच्छा स्कोर है। अच्छा खासा तुम लोगों का पढ़ के हो गया है। ठीक है, 70 इन केमिस्ट्री ओनली। ठीक है, 70, आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री। सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है क्या? तो बिल्कुल नहीं, फिजिकल के, इनऑर्गेनिक के और ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चन है आज। ठीक है, नीट नीट में तुम लोगों का पेपर ऑर्गेनिक का तुमने इजी सेट किया है बिकॉज अभी तक ज्यादा सिलेबस कवर नहीं हुआ। बट रिगार्डिंग ये क्या बोलते हैं, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, वो मैंने थोड़ा सा मीडियम टू टफ रेंज में सेट किया है। तो नीट में तुम लोग 180 आउट ऑफ पकड़ के चलो 120 100 के रेंज में आ जाओ आज। ठीक है, अच्छा स्कोर होगा। 120, 120 बहुत कम हो जाएगा, 135 के ऊपर स्कोर आया तो अच्छा प्रिपरेशन हो गया है। ठीक है, ओके। तो गाइस Fe+3 ऐसे अगर क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो नाउ गाइस, Fe का एटॉमिक नंबर तुम लोगों को एग्जाम में दिया रहेगा 26 है। तो Fe के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को पहले लिखनी पड़ेगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना तो सीख गए रहोगे। अब गाइस, Fe+3, अगर हम लोग Fe+3 की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन मुझे बताओ, हमेशा रिमूव जब होता है तो कौन से ऑर्बिट में से होते हैं? 1, 2, 3 एंड 4। कौन से ऑर्बिट में से तुम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे? फोर्थ शेल में से निकालोगे। फोर्थ ऑर्बिट में से तुम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, 3 में से करोगे, 2 में से करोगे या 1 में से करोगे? ऑब्वियसली गाइस हम लोग आउटर मोस्ट में से करते हैं, तो हम लोग फोर्थ में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। आर यू गेटिंग इट? तो गाइस जो 2 इलेक्ट्रॉन तुम लोग रिमूव करोगे वो सबसे पहले हम लोग 4 में से करेंगे। देखो, +3 मतलब तुम लोगों को 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। 3 में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन मैंने 4 में से निकाले, उसके बाद जो एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो मैं डी में से निकालूंगा। गेटिंग इट? तो विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई विल गेट? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 3d5। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+3। एंड इनके ऊपर बहुत यूनिक क्वेश्चन बन सकते हैं। दे माइट आस्क यू व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe+3। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बताओ जरा यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाते हैं। क्या एक, क्या बे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो गाइस, एनी अदर डाउट्स? ठीक है, तो आई थिंक वी कैन स्टॉप। ठीक है, सो पी पाई डी पाई बॉन्ड क्या होता है वो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देख लेंगे ना, अभी करने की जरूरत नहीं है, उसकी रिवीजन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कर लेंगे। पी पाई डी पाई बॉन्ड। एंड अगेन एक्चुअली वो ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, सो डोंट वरी। ठीक है, तो बताओ। ठीक है, देखो गाइस, पी पाई डी पाई बॉन्ड क्या होता है? पी पाई डी पाई बॉन्ड, एक पी ऑर्बिटल और दूसरा डी ऑर्बिटल, इनके बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उसे हम लोग पी पाई डी पाई बॉन्ड बोलते हैं। अब मुझे बताओ,
ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा या पी पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा? कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा? तो गाइस ऑब्वियसली पी पाई बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी है, पी पाई में बहुत बड़ी बॉन्ड है, ठीक है। तो पी पाई बॉन्ड, पीपी बॉन्ड जो है वो हमेशा ज्यादा स्ट्रांग रहता है। दिस इज कॉल्ड एज पी पाई बॉन्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज डी पाई बॉन्ड। तो पी पाई बॉन्ड ये हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है कंपेयर टू पी पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ओके गाइस, आई थिंक वी कैन कॉल इट अ डे, ठीक है। सो विल स्टॉप ओवर हियर, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट रिवीजन कौन सी लेनी है बताओ, चलो नेक्स्ट रिवीजन कौन से चैप्टर की लेनी है? गेशियस स्टेट की इतनी जल्दी करनी है या रेडॉक्स रिएक्शन की करनी है? क्योंकि गेशियस स्टेट हम लोगों ने बाद में किया था, ये थर्मो इतने जल्दी थर्मो नहीं, ठीक है। रेडॉक्स की करें, ठीक है, रेडॉक्स की नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन होगी, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग इज अ बिग लेक्चर, उसको थोड़ा सा हम लोग बात के लिए रखते हैं, ठीक है। तो रेडॉक्स की रिवीजन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। चलो गाइस, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय एवरीवन।